दोस्तों ईरान यूएस इजराइल वॉर से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और ये बड़ी खबर टेक्सास और न्यूयॉर्क से आ रही है। दोस्तों टेक्सास में अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। ये ऑयल रिफाइनरी अमेरिका की बहुत बड़ी और बहुत फेमस ऑयल रिफाइनरी थी जो आधे अमेरिका को ऑयल पहुंचाती थी, उसमें आग लग गई है। वो धू धू करके जल रही है जहां पर खाड़ी देशों से तेल आता था। और दूसरी बड़ी खबर न्यूयॉर्क से निकल करके आ रही है जहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें आग लग गई है। पूरी खबर क्या है जानते हैं भरत जी। प्रज्ञा जी, चलते युद्ध के बीच में इन दो खबरों ने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। एक अमेरिका में प्लेन क्रैश होना और दूसरा ऑयल रिफाइनरी, जहां धूं धूं करके दुनिया में क्या गल्फ में तमाम ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं, वहां गल्फ ऑफ अमेरिका में भी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। भयंकर तरीके से जल रही है और किस लिए जल रही है, कैसे जली, कैसे आग लगी, इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। अभी तक कोई साफ कारण सामने नहीं आ पा रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर खबर है और खबर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से प्रज्ञा जी ये है, और क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये रिपोर्ट किया गया कि यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी है वो जल रही है। ये ऑयल रिफाइनरी प्रज्ञा जी टेक्सास में है और पोर्ट ऑथर पर पड़ती है। इसका नाम वेलेरो एनर्जी है, इस रिफाइनरी का नाम। और ये रिफाइनरी प्रज्ञा जी आधे अमेरिका को तेल सप्लाई करती है। और जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला बोला था तब उसका धुआं ईरान के आसमान पर छा गया था, उसी तरह प्रज्ञा जी यहाँ पर काला धुआं छा चुका है यहाँ पर टेक्सास के आसमान के ऊपर। और ये हिदायत दी गई है यहाँ की सरकार की तरफ से कि SH87 और HS82 यानी 82 जो गैसेस निकल रही हैं, जो इससे केमिकल उत्सर्जित हो रहे हैं, उनसे लोगों को बचने की सलाह यहाँ पर दी है। अमेरिका के भीतर जैसे को तैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्रम बिल्कुल सामने आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर है और इसमें लिखा गया है अ फायर ब्रोक ऑन मंडे एट दी हाँ, तो यहाँ पर जो इनका वेलेरो एनर्जी रिफाइनरी है, वेलेरो पोर्ट भी इसको कहते हैं, और ये गल्फ में है प्रज्ञा जी। ये अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका में है। मैं आपको जरा भूगोल की नज़र से दिखाता हूँ। ये पोर्ट ऑथर है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ये उसका ये टेक्सास है। और इस टेक्सास में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो समंदर है प्रज्ञा जी, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको कहलाता है प्रज्ञा जी, और इसको लोग गल्फ ऑफ अमेरिका भी कहते हैं इस समंदर को। और यहाँ पर ये पोर्ट इस जगह पर स्थित है और इस पोर्ट में जो रिफाइनरी है उसमें भयंकर और भीषण आग लग गई है। और ये आग अभी भी संदेहात्मक है कि कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि अभी अमेरिका ने ईरान को 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि हम आपकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को सबसे पहले फोड़ेंगे, और ये एक बड़ी धमकी के तौर पर दिखाई दिया। उसके बाद ईरान ने भयंकर हमले बोलने शुरू किए। अमेरिका ने कदम पीछे हटा लिए, बोले कि हम 5 दिन का अभी वक्त दे रहे हैं, 5 दिन हम जो है युद्ध विराम चाहते हैं और हमसे ईरान जो है कह रहा है कि समझौता कर लो, इसलिए 5 दिन हम बम गोला नहीं बरसाएंगे। अमेरिका पीछे हटा। अमेरिका के पीछे हटते ही आज दूसरा दिन है अमेरिका के भीतर टेक्सास में उनकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। यहां पर प्रज्ञा जी, जो ट्रंप ने ट्वीट किया था अभी 1-2 दिन पहले, हम लोगों ने आपको खबर बताई थी, ट्रंप ने कहा था हम आपकी ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी क्षेत्र को तबाह करेंगे और सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोलेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो गया है, अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी धू धू कर जल रही है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अमेरिका की, जो ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के साथ करेंगे, वो अमेरिका के साथ होने लगा है, टेक्सास में होने लगा है। और हमने आपको दिखाया कहां पर है ये टेक्सास और न्यूयॉर्क, 2 जगह हैं प्रज्ञा जी। इन दो जगहों से 2 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टेक्सास यहाँ पड़ेगा और न्यूयॉर्क यहाँ पड़ेगा। देखिए लाइन हमने खींच दी है, टेक्सास और न्यूयॉर्क, इन 2 जगहों पर बड़ी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। और ये दोनों जगहें प्रज्ञा जी समंदर के किनारे आती हैं, ये मत भूलिए। और ईरान का वो इलाका जहाँ पर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, होर्मुज जिसको कहा जाता है, वो भी समंदर के किनारे ही आता है। वो भी आप यहाँ पर देखेंगी इस जगह पर, तो ये है
ये है प्रज्ञा जी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया के दूसरे कोने से कहाँ, यहाँ से ये देखिए प्रज्ञा जी, आपको देखने में आसानी होगी। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, इसके लिए लड़ाई चल रही है दुनिया के दूसरे कोने में, यहाँ के लिए। और अब धमाका और आग कहाँ लगी है प्रज्ञा जी? अमेरिका के इन दो शहरों में, न्यूयॉर्क में और टेक्सास में, इन 2 शहरों में, और ये भी समंदर के किनारे यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। अच्छा, अब जो प्लेन वाली घटना है, वो प्लेन वाली घटना भी दर्शकों को बताना आवश्यक है। अच्छा, कुछ और फुटेजेस हैं, उन फुटेजेस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब यहाँ पर क्या दिखलाई दे रहा है, अलग अलग एंगल से ये फुटेजेस हैं। और इन फुटेजेस में प्रज्ञा जी क्या है, ये संयंत्र जो है ये रोज़ 43 लाख बैरल गैसोलीन, डीजल और जेट इंजन का उत्पादन होता है प्रज्ञा जी। यहाँ से कितना? 43 लाख बैरल। यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो धुआं कर जल रही है इनकी रिफाइनरी, और जहाँ से ये धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पोर्ट ऑथर खाड़ी के तट पर जो है ये यहाँ पर तेल रिफाइन किया जाता है। अमेरिका की कुल शोधन क्षमता, यानी जितने अमेरिका का तेल रिफाइन होता है उसका लगभग आधा हिस्सा यहाँ से रिफाइन किया जाता है। और ये स्थिति सबसे ख़राब समय में उत्पन्न हुई है, जहाँ पर होर्मुज का जो होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो लगभग बंद है। इराक ने अपने तेल उत्पादन पर अप्रत्याशित रोक लगा रखी है आज की तारीख में। कतर का LNG केंद्र जो है वो क्षतिग्रस्त है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत $100 के बाहर पहुंच गई है। अमेरिका ने बाजार को और अधिक गिरने से रोकने के लिए ईरान और रूस के तेल की बिक्री को मंजूरी दे दी है कि आप वहां से तेल खरीद सकते हैं। इस इतना बड़ा जो इनका ये रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी अगर अमेरिका की अस्थायी तौर पर बंद हो जाती है तो अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की भयंकर किल्लत हो जाएगी। और अमेरिका में पहले से ही पेट्रोल पंप पर लगभग $4 से अधिक का लोग भुगतान कर रहे हैं। और अगर कई सप्ताह लग गए इसको ठीक करने में, इस रिफाइनरी को ठीक करने में, जो देखिए किस तरीके से जल रही है, तो फिर अमेरिका की हालत और पतली होने वाली है, अमेरिका की पतलून और ढीली होने वाली है। क्योंकि ये जो रिफाइनरी है ये बहुत खराब समय पर जल रही है। और इसके पीछे कोई अभी कारण नहीं निकल करके आ पा रहा है कि क्यों, किस लिए इतने बड़े धमाके। ये इतने बड़े धमाके थे प्रज्ञा जी कि दूर दराज में रहने वाले लोगों के घर के कांच और खिड़कियां टूट गए। अब अमेरिका की तरफ से बचाव जरूर किया जाएगा कि कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट था, कुछ नहीं, ऐसा था वैसा था, लेकिन लोग जो विशेषज्ञ हैं उनको संदेह हो रहा है इस बात को लेकर कि अमेरिका में अचानक से ऐसी घटनाएं होने लगना ये बड़े संकेत हैं, कहीं इसके पीछे कोई और तो नहीं है। लोग ऐसे अंदेशे लगाने लगे हैं। दूसरा, वॉशिंगटन आई के हवाले से ये खबर आपके सामने है, और वॉशिंगटन आई जो कहता है उसको देखकर लोगों के कान और खड़े हो गए कि ये न्यूयॉर्क का प्रज्ञा जी आपके सामने ये लघु ऑर्डिया हवाई अड्डा है। और यहाँ पर जब ये ट्रक उतर रहा था, देखिए प्लेन जो है एयर कनाडा का ये प्लेन था, और ये भयंकर तरीके से यहाँ क्रैश हो गया है। और ये देखिए वो प्लेन यहाँ पड़ा हुआ है, और इसमें प्रज्ञा जी ये कहा जा रहा है पायलट की मौत हो चुकी है और 41 लोग घायल हैं। न्यूयॉर्क के भीतर से ये घटना निकल करके आ रही है, और ये घटना भी उस समय है जिस समय खाड़ी में युद्ध चल रहा है और अमेरिका जबरदस्ती वहाँ पर युद्ध थोप रहा है। और उस बीच यहाँ पर ऐसा होना, ये देखिए लिखते हैं यहाँ पर पायलट जो है मारा गया है, 41 जो है उसमें से लोग जो है वो घायल हैं, और 72 पैसेंजर और क्रू जो है इसके भीतर थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये देखिए एक मिडिल ईस्ट न्यूज़ ने एक वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में दिखाया गया कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। ये प्लेन जाता है, आगे जाता है, हाँ, और यहाँ पर क्रैश हो जाता है। ये कहा जाता है प्रज्ञा जी कि ये क्रैश कैसे हुआ, ये सामने किसी गाड़ी से टकरा गया। ये देखिए सामने एक दमकल की गाड़ी बताई जा रही है, उस गाड़ी से ये प्लेन जाता है, टकरा जाता है, और इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो है हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। 2 पायलट मौत हो गई उनको। ये अगर अमेरिका के लिए समय भी बिल्कुल ठीक नहीं है जो इस तरह की घटनाएं देख। एक और बड़ी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है कि यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, जेलेंस्की ने, उन्होंने ये बात मान ली है और ये बात कंफर्म की है कि
ईरान के पीछे रूस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और रूस ही ईरान को एग्जैक्ट इंटेल दे रहा है। कैसे आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको खबर समझाता हूँ। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। और मिलिट्री इंटेलिजेंस हैज ग्रोइंग एविडेंस दैट रशिया कंटिन्यूज टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू ईरान, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सेड। हाँ, हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि रूस को खुफिया जानकारी मुहैया कराना जारी रखे हुए है। ईरान जो है, ये रूस जो है वो ईरान को खुफिया जानकारी, रशिया जो है कंटिन्यू टू प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू ईरान, यानी रूस ईरान को खुफिया जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बल पर ईरान अमेरिका को पीट रहा है, इजराइल अमेरिका को पीट रहा है, इजराइल को पीट रहा है। ये यहाँ पर कहते चले आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की इस बात को कह रहे हैं, उसका लोग मान इसलिए ज़्यादा रहे हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि ज़ेलेंस्की रूस से भिड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं इस समय, और ईरान ने बहुत तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से अपनी जो युद्ध की नीति है वो बदली है। पहली बात, दुनिया इस बात से दंग रह गई, पहली बात कि जिस F-35 को आज तक कोई नहीं मार पाया विश्व में, उसको ईरान ने मार दिया। ईरान के पास ये तकनीक कहाँ से आई? हाँ, ईरान के पास अपना कोई वैसा इंटरनेट नहीं है, ईरान इनका गूगल फूगल इस्तेमाल नहीं करता है। अब कहा यह जा रहा है कि रूस से जो इंटेल है, वो ज़ेलेंस्की यहाँ पर जो कह रहे हैं वो पत्रकार बहुत पहले से कह रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि गूगल और वगैरह और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो लोकेशन होती, जिसको आप लोकेशन कह सकते हैं, युद्धों के समय पर इन लोकेशंस को दुश्मन देशों के लिए दाएं बाएं की जाती है, ताकि वो सही निशाना ना लगा पाएं। जैसे आपने डाला चारबाग रेलवे स्टेशन, तो चारबाग मतलब मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, गूगल पर डाला, गूगल से ही तो जाएंगे आप, तो चारबाग रेलवे स्टेशन आपको वहाँ ना दिखा के कहीं और दिखाने लगे, तो आप जब मिसाइल यहाँ मारेंगे तो चारबाग यहाँ है, गिर यहाँ रही है आपकी, तो आपके हमले फेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, चाइना का अपना खुद का इंटरनेट और खुद का एक बड़ा विस्तारित इंटरनेट क्षेत्र और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना इनको अपने मैप से कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, और रूस ये इनको इंटेल दे रहा है कि इनके कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और चाइना अपना इंटरनेट के ज़रिए इनको वो पॉइंट्स बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इनकी चीज़ें हैं, और जिस वजह से इनके जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल सटीक हिट हो रहे हैं। पिछले 3-4-5 दिन में आपने देखा होगा, जहाँ मार रहे हैं वहीं गिर रहा है, बिल्कुल निशाना 2000 किलोमीटर दूर से बैठ करके मिसाइल में आग लगा करके, और मिसाइल सही जगह पर जाकर गिर रही है। और फिर भी और देखिए, और इतने सारे इनके जो आयरन डोम्स हैं, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उन सब को धता बताते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसके पीछे छोटी मोटी चीज़ें प्रज्ञा जी नहीं है, इसके पीछे बड़ी चीज़ें हैं, और इसीलिए ज़ेलेंस्की यहाँ पर कह रहे हैं रूस इंटेल दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान सटीक मार कर पा रहा है। और बाप बोल गया प्रज्ञा जी अमेरिका। क्यों? इनका जितना थर्ड रडार सिस्टम था, सबको पहले बड़ा ईरान बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ा है। पहले ज़मीन पर इन लोगों ने जहाज बनाए पेंटिंग से और गुब्बारों से। ये पहले कुछ दिन गुब्बारा ही मारते रहे, पेंटिंग मारते रहे, बताते रहे कि हमने इनके जहाज उड़ा दिए। दरअसल ईरान के पास वायुसेना है ही नहीं, जो कुछ जहाज हैं वो बहुत कम जहाज हैं, ये मारते रहे। उसके बाद ईरान ने इनको उलझा करके रखा है इस बात में कि भाई आप खुश होते रहो कि क्या आप मार रहे हो ज़मीन पर, पेंटिंग मार रहे हो, फलाना मार रहे हो। फिर ईरान ने अपने छोटे ड्रोन्स के ज़रिए इनको जो है तबाह करना शुरू किया, इन बड़ी बड़ी मिसाइलें खर्च करते रहे छोटे ड्रोन्स पर। फिर ईरान ने बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से लड़ाई लड़ी। एक तरफ नेता मार लिए ईरान के, इन लोगों ने कहा कि अब तो ईरान में रजीम बदल देंगे, लेकिन वो उन नेताओं के पीछे एक और बड़ी फौज नेताओं की खड़ी है, जो पहले वालों से ज़्यादा गर्म खून के हैं। और दूसरी तरफ
हर उस जगह पर ईरान हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका की स्ट्रेटजी कमज़ोर हो सके। रडार फोड़े, यानी इनकी आंखें फोड़ी पहले, फिर इनके बड़े बड़े प्लेन्स को इन लोगों ने ध्वस्त किया, फिर उन लोगों को पीटा जो लोग इनका साथ दे रहे थे। इन्होंने कहा कि जहां से हमला हो रहा हम वहीं हमला करेंगे, हम नहीं देखेंगे वो मुस्लिम मुल्क है, यूएई है, कतर है, सऊदी है, दुबई है, जहां से हमला हो रहा हम वहां हमला करेंगे। मुस्लिम मुल्क बाद में, पड़ोसी बाद में, हमलावर को शरण देने वाला हमारे लिए दुश्मन है। तो इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही तौर पर काम करती हुई दिखाई दी और इजराइल, रूस और चीन ईरान के पीछे चुपचाप खड़ा है, उसको सिर्फ बता रहा है कि भैया दाहिने खड़ा है मारो। भैया वही वाली कहावत है कि तख्त पे बैठा सुल्तान मत चूको चौहान। शब्दवेदी बाण चला रहा है ईरान आज की तारीख में, शब्दवेदी मार रहा है। बस उसको खाली रूस बता रहा है और चाइना बता रहा है कि जो है 500 किलोमीटर दूर बगल में दक्षिण में 2 हाथ फलांग इधर, 2 हाथ आगे, बगल अगल बगल, तू उसी पे मार दे रहा, उसी पे गिर जा रहा। ताकत की कमी ईरान के पास नहीं है, मिसाइलों की कमी ईरान के पास नहीं है, बस कमी किस चीज़ की है? इंटरनेट की और इंटेल की। इंटरनेट और इंटेल दोनों मिल रहे हैं चाइना और रूस के ज़रिए, और इसीलिए ईरान इस युद्ध में भयंकर तरीके से हीरो बनकर उभरा है। इजराइल और अमेरिका जैसी 2 बड़ी शक्तियों को तोता बना दिया है, पीट पीट कर अगवा दिया है इनको। आज की तारीख में अमेरिका ये कह रहा है कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन ईरान कहता है नो। हर बार आप आएंगे मारकर चले जाएंगे, युद्ध विराम सीज़ फायर करके तो अमेरिका आज भाग जाए प्रज्ञा जी, आज। लेकिन ईरान बम मारना बंद नहीं कर रहा है। ईरान इजराइल के ऊपर एक के बाद बम गिरा रहा है। तो आपके सीज़ फायर करने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक ईरान सीज़ फायर नहीं करेगा। ईरान सीज़ फायर करेगा तभी सीज़ फायर का कोई मतलब होगा, और ईरान मानने वाला नहीं है जब तक उसकी 3 शर्तें नहीं मानी जाएंगी। शर्तें ये हैं कि मुआवजे की भरपाई करो, हम अपने आप को अपने तरीके से मजबूत बनाएंगे, इसके लिए आप हस्ताक्षर करिए, आप नाक नहीं घुसाएंगे, मुआवजा आप हमको दीजिए, आर्थिक तौर पर हम मजबूत होने के लिए सक्षम हैं, आप अब दोबारा भविष्य में इस तरीके के हमले आप नहीं करेंगे, ऐसा इन तरीके की ये सारी शर्तें आप मानिए। युद्ध विराम या सीज़ फायर तभी हो सकता है, ऐसे सीज़ फायर होना नामुमकिन है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। वो बहुत बड़ा प्लान ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी दुनिया में, मैं प्रज्ञा जी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी भी नहरें, सुएज नहर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे और भी इलाके दुनिया में हैं, आप पृथ्वी नचा करके देखेंगे तो आपको मालूम देगा, बहुत सारे ऐसी नहरें जिनको क्रॉस करने के लिए आपको टोल देकर गुजरना होता है। कहीं $20,000 देने होते हैं, कहीं $50,000, कहीं $1,00,000, कहीं $50,000। तो इस तरीके की फ़ीस है, तो इतना पैसा आपको देना होता है, यानी लाखों करोड़ों रुपए आपको देने होते हैं, तब आप वहाँ से गुजर सकते हैं। वो एक टोल होता है। आप सामान्य रोड पर चलते हैं तो सरकार रोड बनाती है तो टोल ले लेती है। ईरान का ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, दुनिया में एक इकलौता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ से जहाज़ों के गुजरने पर ईरान किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लेता है। फ्री में आओ, फ्री में जाओ, मौज में रहो। दुनिया ईरान में क्या है कि ईरान के जो खामनेई थे, उनके जो नियम कानून थे वो कुछ ज़्यादा ही वैसे थे, पैसा कमाऊ वाले नियम कानून नहीं थे। मैंने एक उदाहरण इससे पहले दिया था, ईरान भारत को तेल देता था, 60 दिन के लिए मोहलत देता था कि पहले ले जाओ, बेच लो, बेचने के बाद पैसा दो, और पैसा भी ना दो हमको अपना सामान दे दो। मान लो हमारे यहाँ अरहर की दाल नहीं है तो आप अरहर की दाल भेज दो हमारे यहाँ, है ना। तेल के बदले कोई और सामान हमको भेज दो, जो पैसा बच जाए उसको आप हमको भारतीय रुपये में दे दो, हम डॉलर फॉलर में नहीं लेंगे, अमेरिका को क्यों मजबूत करें, हम अपने पैसे में दो। तो ईरान ऐसा रहा। तो ईरान में खामनेई ये चाहते थे कि भाई ऐसा कोई परमाणु ना बने जिससे इस बड़े स्केल पर लोगों की जनहानि हो। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में थोड़ा ये होता भी है प्रज्ञा जी, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो आप करेक्ट करिएगा मुझे, कि ये समाज बैंक में जो लोन वगैरह होता है, यानी जिसको ब्याज कहते हैं, तो ब्याज वगैरह लेने में भी भरोसा नहीं रखते हैं। तो ईरान ने उसी तर्ज पर, जिनके जो खामनेई थे, उसी तर्ज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले जहाज़ों से कोई किराया या टोल या जिसको कहते हैं वो लेना मुनासिब नहीं समझा कभी भी, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। तो अब ईरान ये तय कर रहा है कि दुनिया में जब इतना बाजारवाद है, जब इतने धूर्त चालाक लोग हैं,
इतने भ्रष्ट लोग हैं, तो फिर हम जहाज़ फ्री में क्यों जाने देंगे? हम भी जहाज़ों पर टैक्स लगाएंगे। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर टैक्स लगाता है प्रज्ञा जी, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं, वो भी तेल लेकर गुजरते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वो जगह है। एक बार की मैं आपको दिखला देता हूँ, अगर मेरे पास अभी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो दुनिया में स्टेट ऑफ, हाँ ये रहा, ये देखिए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है प्रज्ञा जी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सैर सपाटे के लिए नहीं, व्यापार के लिए आते हैं। कैसे? ये इराक है, इराक का तेल यहाँ लदता है टैंकरों पर। ये कुवैत है, इनका भी तेल यहाँ लदता है। ये बहरीन है, इनका भी तेल इसी में लदता है। ये यहाँ जहाज़ खड़े होते हैं, कतर से जो तेल लेते हैं वो भी, और यूएई से भी जो तेल खरीदते हैं उन लोगों के भी जहाज़ यहाँ पर लगते हैं, ओमान के जहाज़ यहाँ पर लगते हैं। तो इन सब से, और ईरान के तो लगते ही लगते हैं। यहाँ जितना आदमी तेल लेना, और दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल, मुझे लगता है 80% के आसपास का तेल या 60% के आसपास का तेल यहीं से आता है। तो यहाँ जितना जहाज़ आएगा उन सब जहाज़ों से ये टैक्स वसूलेंगे। ईरान का ये इलाका लगता है, और इस इलाके पर ईरान अपना लेकर के सब बैठने वाला है, बैरियर वैरियर लगा के। और तब ईरान ने अपने देश, जो युद्ध इन लोगों ने लड़ा है, जो जितना पैसा खर्च हुआ है उसकी वसूली करने के लिए ईरान ने एक बी प्लान तैयार किया है। बाकी तो अमेरिका से वसूली करने की तैयारी कर ही रहे हैं। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प चाहते हैं किसी भी हालत में एक सम्मानजनक रास्ता पकड़ के एक पतली गली से निकल लिया जाए, लेकिन ईरान वो रास्ता दे नहीं रहा है। ट्रम्प एक तरफ सीज़फायर की बात करते हैं और ईरान दूसरी तरफ कहता है कि हम सीज़फायर नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज न्यूयॉर्क और टेक्सास से बहुत बड़ी खबर निकल करके आई, जिसमें ये रहा कि टेक्सास में एक बहुत भयानक ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में। ठीक उसके बाद, जिससे पहले ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी थी कि हम आपकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर, ऑयल कंपनी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला करेंगे। ठीक उसके बाद ये आग लगना कई सारे सवाल खड़े करता है। उसके बाद न्यूयॉर्क में जो प्लेन क्रैश हो, उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। वो भी तब जब अमेरिका ये मानता ही नहीं है कि उसके ऊपर हमला कोई भी कर सकता है, जब वो हर हमले को फ्रेंडली फाइट में हुआ नुकसान बता देता है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि टेक्सास में जो आग लगी ऑयल रिफाइनरी में और न्यूयॉर्क में जो कुछ हुआ, वो आखिर किसने और कैसे किया। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।